नमस्कार। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी सुनेंगे जिन्होंने पत्थरों पर कविता लिखी और ऐसी किताबें लिखवाईं जो आज भी हमारे कानून का हिस्सा हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्कन के महान सम्राट चालुक्यों की। सोचिए, एक ही खानदान लेकिन 3 अलग-अलग साम्राज्य, और ये सब चला पूरे 600 साल तक। तो ये बस एक डायनेस्टी की हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी एपिक स्टोरी है जिसमें उतार भी हैं, चढ़ाव भी हैं और फिर एक जबरदस्त कमबैक भी। तो शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल शुरू से। चलिए चलते हैं इस कहानी के पहले चैप्टर पर। ये है उस पहले चालुक्य साम्राज्य की बात जिन्होंने दक्कन में अपनी कैपिटल बदामी से एक नए दौर का आगाज किया था। अच्छा, इस दिलचस्प कहानी में पूरी तरह डूबने से पहले एक काम करते हैं, इस पूरे सफर का एक रोड मैप देख लेते हैं ताकि सब क्लियर रहे। देखिए, सब कुछ स्टार्ट होता है 543 सीई में, जब बादामी चालुक्य पावर में आते हैं। फिर जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 624 सीई के आसपास एक ब्रांच अलग हो जाती है। 753 सीई तक आते आते मेन एम्पायर का फॉल हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, पिक्चर अभी बाकी है। करीब 200 साल बाद 973 सीई में ये लोग फिर से उभर कर आते हैं और आखिर में 1200 सीई के पास इनका फाइनल डिक्लाइन होता है। तो ये टाइमलाइन ना एक तरह से हमारा गाइड है इस पूरी जर्नी में। हर ग्रेट एम्पायर के पीछे एक ग्रेट हीरो की कहानी होती है ना? चालुक्यों के लिए वो हीरो थे पुलकेशी द्वितीय। एक ऐसा नाम, एक ऐसा सम्राट जिसने दक्षिण भारत का नक्शा ही नहीं, उसकी तकदीर ही बदल दी। पुलकेशी द्वितीय की जीत की लिस्ट देखे तो सच में दिमाग घूम जाता है। जरा सोचिए, उस वक्त उत्तर भारत के सबसे पावरफुल राजाओं में से एक सम्राट हर्ष उन्हें हराया। फिर दक्षिण में उनके सबसे बड़े राइवल कांची के पल्लवों उन्हें भी झुका दिया। और बात यहीं नहीं रुकी। लाट, मालवा, कलिंग, ये सारे बड़े बड़े इलाके उनके कब्जे में आ गए। ये सिर्फ लड़ाइयां जीतना नहीं था, ये तो पूरे दक्कन पर उनके एक छत्र राज का एक क्लियर कट ऐलान था। और अगर उनकी पावर का अंदाजा लगाना हो तो बस उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति की लिखी हुई लाइनें सुन लीजिए। ऐहोले शिलालेख में लिखा है कि वो पूरब और पश्चिम दोनों समुद्रों का मालिक था। तीनों महासागरों के बीच के सारे राजा उसके हुक्म को मानते थे। मतलब ये लाइनें ही बता देती हैं कि उनका दबदबा कैसा रहा होगा, उनका इन्फ्लुएंस कितना जबरदस्त था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सूरज को ढलना होता है। साम्राज्यों का भी यही हाल है। अब कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। यहाँ हम देखेंगे बादामी साम्राज्य का पतन और कैसे उसकी एक शाखा जिंदा रहने के लिए संघर्ष करती है। तो सवाल उठता है कि इस पतन के पीछे आखिर था कौन? विलन कौन था इस कहानी का? वो थे राष्ट्रकूट, एक नई बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी जो 8th सेंचुरी में तेजी से ऊपर आ रही थी। उनके राजा दंतीदुर्ग ने 753 ईस्वी में आखिरी बादामी चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया और इस पहले साम्राज्य का अंत कर दिया। और यहाँ पर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, एक ही डायनेस्टी है लेकिन उसकी दो अलग अलग किस्मतें हैं। एक तरफ थे मेन बादामी चालुक्य जिनको राष्ट्रकूटों ने हरा दिया और उनका परिवार बस छोटे मोटे फ्यूडिटरीज या सामंत बन के रह गया। लेकिन दूसरी तरफ थे पूर्वी चालुक्य। ये पुलकेशी द्वितीय के भाई ने शुरू की थी एक अलग ब्रांच, और ये लोग विंगी में एक इंडिपेंडेंट किंगडम के तौर पे सदियों तक उस चालुक्य नाम की मशाल को जलाए रखने में कामयाब रहे। कैसी अजीब बात है ना? और अब आता है इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, तीसरा एक्ट। लंबे वक्त तक अंधेरे में रहने के बाद साम्राज्य की वापसी होती है। द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। ये है कल्याणी के चालुक्यों के उभरने की दास्तां। 200 साल, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। पूरे 200 साल। इतने लंबे अरसे तक राष्ट्रकूटों ने दक्कन पर राज किया। सोच कर देखिए, इतने टाइम के बाद किसी का वापस पावर में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और शायद इसीलिए चालुक्यों की ये वापसी इतनी ज्यादा शानदार मानी जाती है। तो ये कमबैक हुआ कैसे? ये कोई ओवरनाइट रेवोल्यूशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले चालुक्य परिवार के लोगों ने राष्ट्रकूटों के अंडर ही सामंत बनकर काम करना शुरू किया। इससे क्या हुआ? उन्हें अपने दुश्मन को अंदर से, उसकी ताकत और कमजोरी सबको जानने का मौका मिल गया। फिर एक चालुक्य फ्यूडिटरी तैल द्वितीय ने धीरे धीरे चुपचाप अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर बढ़ानी शुरू की।
और फिर जब सही मौका मिला 973 ईस्वी में, जब राष्ट्रकूट कमजोर पड़ चुके थे, उन्होंने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका और आखिर में अपनी नई कैपिटल कल्याणी से एक नए और भी पावरफुल चालुक्य साम्राज्य की शुरुआत की। क्या कमाल की स्ट्रैटेजी थी। लेकिन चालुक्यों की कहानी सिर्फ तलवारों और जीत की नहीं है। उनकी असली पहचान तो शायद उनके कल्चर में है। उन्होंने आर्ट, लॉ और लिटरेचर को एक ऐसी नई शक्ल दी जो उनके साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी सदियों तक जिंदा रही। यहाँ देखिए, उनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन कितना डाइवर्स था। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो बादामी एरा में शुरुआत में हमें रॉक कट केव्स मिलते हैं, लेकिन जब कल्याणी एरा आता है बाद में, तो हमें बेहद खूबसूरत ऑर्नेट मंदिर देखने को मिलते हैं। यही एवोल्यूशन लिटरेचर में भी दिखता है। शुरू में संस्कृत पोएट्री का जोर था, लेकिन बाद में कन्नड़ साहित्य अपने गोल्डन एज में पहुंच गया। मतलब हर फील्ड में उन्होंने एक जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। और उनका शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में ये था कि उन्होंने एक बिल्कुल नया स्टाइल ही बना दिया। सोचिए, उन्होंने उत्तर भारत के नागर स्टाइल और दक्षिण भारत के द्रविड़ स्टाइल को ऐसे मिलाया जैसे दो अलग अलग नदियां मिलकर एक नई खूबसूरत नदी बनाती हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं था, ये उत्तर और दक्षिण के बीच एक कल्चरल ब्रिज बनाने जैसा था। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें पत्तदक्कल जैसी जगहों पर आज भी देखने को मिलता है। उनके राज में लिटरेचर का तो जैसे गोल्डन एज ही आ गया था। एक तरफ संस्कृत में विक्रमांक देवचरित जैसा एपिक लिखा गया, तो दूसरी तरफ कन्नड़ भाषा में आदि पुराण जैसा मास्टरपीस। और ये सोचिए, विज्ञानेश्वरा की मिताक्षरा, ये हिंदू विरासत कानून पर एक ऐसी इंपॉर्टेंट किताब है जिसका रेफरेंस आज भी कोर्ट्स में दिया जाता है। इतना ही नहीं, राजा सोमेश्वर तृतीय ने तो खुद मानसोल्लास नाम का एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया ही लिख डाला था। गजब है। तो आखिर में चालुक्यों की असली लेगेसी क्या है? उन्हें हम किस लिए याद रखें? उनकी विरासत जंग के मैदानों से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। उनकी असली विरासत है पत्थरों में लिखी हुई कविता। उनके बनाए मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, वो आर्ट के ऐसे मास्टरपीसेस हैं जिन्हें देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कन्नड़ भाषा को आगे बढ़ाया, उसे ऐसी बुलंदी दी। उन्होंने पंप और रन्न जैसे महान कवियों को सपोर्ट किया, जिनकी रचनाएं आज भी सेलिब्रेट की जाती हैं। सोचिए, उन्होंने एक रीजनल लैंग्वेज को लिटरेचर के उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से उसकी आवाज आज तक सदियों बाद भी सुनाई देती है। तो ये एक ऐसी लेगेसी है जो खत्म नहीं हुई, जो आज भी जिंदा है। भारत के कल्चर में, कानून में, आर्ट में चालुक्यों का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि ज्यादा पावरफुल क्या है, एक साम्राज्य जो कुछ सदियों तक चलता है, या फिर वो कल्चर जिसे वो बनाता है, जो